आज ऑफिस में वही घटिया हरकत फिर से दोहराई गई। मेरे बॉस ने एक बार फिर मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। मैं अपने काम में तल्लीन थी जब अचानक मैंने अपने हाथ पर कुछ रेंगता हुआ महसूस किया। चौंक कर मैंने अपने हाथ को पीछे खींचा और देखा कि मेरा बॉस मेरे बगल में खड़ा धूर्तता भरी मुस्कान के साथ मुझे घूर रहा था। मेरे तन बदन में गुस्से की आग भड़क उठी, लेकिन घर की आर्थिक हालत का सोचकर मैं एक बार फिर खामोश रह गई। रूमा नाम है, कभी तो रूमानी हो जाया करो। कहते हुए वह हंसता हुआ अपने केबिन की ओर बढ़ गया। उसकी बातों ने मेरे अंदर और भी अधिक गुस्सा भर दिया, लेकिन मैं कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं थी। मेरी सहकर्मी सपना ने मेरे पास आकर कहा, क्या कर सकते हैं रूमा, हमारी नियति यही है, ना नौकरी छोड़ सकते हैं ना ही किसी से शिकायत कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। सपना, रूबी और मैं तीनों एक ही हाइंस्टल में रहती हैं और एक ही कंपनी में काम करती हैं। हमारी कमाई से ही हमारे घर चलते हैं, इसलिए हम तीनों अपने बॉस के गलत इरादों को मन में सहती रहती हैं। मजबूरी में ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ती हैं और रोज के अपमान को सहकर चेहरे पर मायूसी लिए शाम को हॉस्टल लौट जाती हैं। ऑफिस के बाकी पुरुष कर्मचारी भी चुपचाप तमाशा देखते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी नौकरी जोखिम में नहीं डालना चाहता। एक ठंडी सुबह मैं हॉस्टल के बगीचे में बैठी पत्तियों पर पड़ी ओस की बूंदों को देख रही थी। वो बूंदें जो रात भर ठंड में जमी रही थीं और सुबह की हल्की धूप में विलीन हो रही थी। तभी रूबी और सपना मुझे खोजती हुई वहां आ गईं। रूमा, यहाँ बैठी हो? जब नींद खुली तो तुम्हें कमरे में नहीं देखा, घबरा गई थी मैं। और सपना, इतनी ठंड में बिना चादर के क्यों बैठी हो रूमा? इन ओस की बूंदों को देख रही हो? मैंने धीरे से कहा। ये बूंदें कितनी नाजुक होती हैं, अकेली एक जगह रुक जाती हैं और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती हैं, लेकिन जब मैं इन्हें एक साथ इकट्ठा करती हूँ तो देखो, मैंने पत्तियों पर पड़ी सारी ओस की बूंदों को एकत्र कर दिया। ये मिलकर जिस दिशा में चाहें उस दिशा में बहने लगती हैं, बेखौफ। रूबी और सपना मेरी ओर सवालिया निगाहों से देखती रहीं। मैंने आगे कहा, अगर हम तीनों भी बिना डर के एकजुट हो जाएं और एक फैसला लें तो ऑफिस में रोज रोज की बेइज्जती और शर्मिंदगी से छुटकारा मिल सकता है। अगर नहीं तो इन लोगों का मन बढ़ता जाएगा और हमारी जैसी न जाने कितनी लड़कियों के साथ ये लोग दुर्व्यवहार करते रहेंगे। लेकिन हम कर क्या सकते हैं, कैसे करेंगे? दोनों ने चिंतित होकर पूछा। कुछ करना होगा और थोड़ी हिम्मत तो दिखानी ही पड़ेगी, मैंने अपने हाथ में पकड़ा मोबाइल उठाते हुए कहा। अगले दिन सपना ऑफिस में जैसे ही दाखिल हुई, बॉस ने अपनी घिनौनी हरकत दोहराई। क्या बात है स्वप्न सुंदरी, बहुत हाई नट लग रही हो आज। सपना ने एक बगल होकर खुद को बचाया, लेकिन बॉस ने हंसते हुए कहा, इसमें डरने वाली क्या बात है, कोई पराये थोड़े ना है हम। फिर उसने सपना के बालों में हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन सपना ने उसके हाथ को झटक कर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। बॉस हमें गंदी सी मुस्कान देता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि हम उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहे थे। मैंने सपना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब शर्मिंदा होने की बारी उसकी है। अगले दिन सुबह बॉस के घर में हंगामा मचा हुआ था। उसकी पत्नी और बच्चे मोबाइल पर आए वीडियो को देखकर उससे सवाल कर रहे थे और बॉस कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे उनकी बहस रुक गई। दरवाजा खोलने पर बॉस ने देखा कि मैं, सपना और रूबी पुलिस के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। मेरे हाथ में पुलिस द्वारा लाए गए वारंट के साथ न्याय की चमक थी। बॉस को देखकर मैंने सिर्फ एक ही बात कही, जैसी करनी वैसी भरनी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वह जानता था कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। उसकी एक छोटी सी गलती ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और इस बार चुप रहकर सहने वाली लड़कियों ने अपनी शक्ति दिखाई थी। हम तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और पहली बार हमें अपने आप पर गर्व हुआ। उस दिन हमने सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए लड़ाई लड़ी जो हमारी तरह अपने अधिकारों के लिए चुप रहती थीं।